नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले तो हम नेशनलिज्म का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो कनेक्शन है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप से काफ़ी इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि नेशनलिज्म जो वर्ड है वो पहले यूरोप में आया। बाकी की पूरी दुनिया की तरह यूरोप भी आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो डायनेस्टीज़ होती थी, डायनेस्टी से हमारा मतलब है जैसे कि अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें या मुग़ल डायनेस्टी की बात करें जो इंडिया में थे, इसी तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग डायनेस्टीज़ हुआ करती थी। यानी कि पूरा का पूरा एक आप कहते हैं पीढ़ियों की पीढ़ियाँ, एक ही ख़ानदान की पीढ़ियाँ राज करती थी, पूरा पूरा वंश राज करता था। लेकिन इन सब में लोगों के मन में कभी भी जहाँ पर वो रहते थे उस जगह, उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर कोई एक ऐसी ख़ास सोच नहीं थी कि वो उनकी मातृभूमि है। जैसे आप इंडिया को आज कहते हैं कि मदर इंडिया, इंडिया एक तरह से एक मदर की तरह उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था, ख़ास करके जब तक मुग़ल्स यहाँ पर थे तब तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि लोग खुद को इंडिया से जोड़कर ख़ास तरीके से नहीं देखते थे। तो ये जो सिस्टम था ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से ही चलता था कि लोग अपनी मातृभूमि या पितृभूमि जिसे हम कहते हैं, कुछ देशों में इसे मातृभूमि, कुछ देशों में पितृभूमि यानी कि मदरलैंड और फादरलैंड का नाम दिया गया। लेकिन ज़्यादातर मदरलैंड का नाम इसे दिया गया क्योंकि एक मदर का जो कंसेप्ट है वो नर्चर करने का है, वो सबको एक्सेप्टेंस देने का है। तो इसीलिए फादरलैंड का कंसेप्ट जो था वो यूरोप में कुछ जगह पर उसे अपनाया गया, लेकिन ज़्यादातर जगह पर पूरी दुनिया में मदरलैंड का कंसेप्ट ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना गया। तो जब हम कहते हैं कि हमारी मातृभूमि यानी ये देश जो है ये मेरी माँ है। अब देश के अंदर, क्योंकि माँ किसी फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं है जैसे हमारी रियल मदर है, लेकिन पूरा देश मेरी माँ कैसे हो सकता है? देश तो ज़मीन का एक टुकड़ा है, जो जैसे बाकी देशों की ज़मीन अपनी होती है ऐसे ही हमारे देश की अपनी ज़मीन है। लेकिन नेशनलिज़म एक ऐसी चीज़ है जिसे इसलिए आप कहते हैं एग्जिस्टेंस में जो आई, क्योंकि लोगों को जब अपनी प्रॉब्लम्स से निजात पाने के लिए, क्योंकि जब डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, जब डायनेस्टीज़ का राज चलता था तो लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें सॉल्व करने के लिए कोई यूनिटी नहीं हुआ करती थी। यूनिटी मतलब कि अलग अलग कंट्रीज़ जो थी वो सब एक ही डायनेस्टी के अंडर आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगने लगा कि इन डायनेस्टीज़ के अंडर हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद मिलजुल कर एक साथ अपनी जो गवर्नमेंट्स थी जिनके अंडर वो रहा करते थे उनके खिलाफ रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। आपने 9th क्लास में पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो रेवोल्यूशंस थे, इन रेवोल्यूशंस का बेसिक कारण क्या था कि लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, महंगाई का सामना करना पड़ता था, टैक्स देने पड़ते थे। तो यूरोप में, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया। तो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन फैल गई, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर पूरे यूरोप में फैल गया। इंडिया में ये बहुत बाद में ये पहुंचा, ये जो रेवोल्यूशन का असर था, क्योंकि इंडियंस इतने पढ़े लिखे नहीं थे जिससे कि वो इन सब के बारे में सीख पाते, समझ पाते। लेकिन जब इंडियंस ने
ब्रिटिशर्स के अंडर पढ़ना लिखना शुरू किया, तो ब्रिटिशर्स की ही सिखाई हुई पढ़ाई से, एजुकेशन से इंडियंस में अवेयरनेस आनी शुरू हुई अपने राइट्स के बारे में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों सालों तक लोगों को अपने खुद के राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी थी, डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को बांटो और उन पर राज करो। तो इससे कोई, जो लोग मिलजुल कर इकट्ठे होकर एक रेवोल्यूशन कर सकते थे, वो कभी इकट्ठे हो ही नहीं पाते थे, इसलिए कभी रेवोल्यूशन हो भी नहीं पाती थी। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स की दी हुई एजुकेशन ने ही और उनके किए हुए अत्याचारों की जब अति हो गई, हद हो गई और लोग उस बारे में अवेयर हो गए, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, तो इंडिया में भी एक नया इमोशन जागा उस समय। भारत माता का जो कंसेप्ट, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही इंडिया में लाया गया था, क्योंकि जब भारत माता की पेंटिंग बनाई गई तो एक तरह से सब ने ये समझा, क्योंकि एक मदर के लिए जो इमोशन होता है इंसान के मन में, वही इमोशन हर इंडियन के मन में जगाए जाने की कोशिश की गई और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। तो जो नेशनलिज़म की बात करते हैं हम, क्योंकि नेशनलिज़म क्या है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नेशन, नेशनल और इज़्म। इज़्म का मतलब होता है कोई फ़िलॉसफी, यानी ये फ़िलॉसफी अपने नेशन को ऊंचा मानने में बहुत विश्वास रखती है, यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह की आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, ये फ़िलॉसफी उस बारे में बात करती है। यानी आपके नेशन के लिए आप क्या सोच रखते हैं, वही सोच जो पहले कभी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया में, यूरोप में जैसा मैंने कहा ये बहुत पहले आ गया था, लेकिन इंडिया में ये सोच आई ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स के अत्याचार लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और अब लोग उससे आज़ादी चाहते थे। तो वहाँ पर नेशनलिज़म का जन्म हुआ। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से नेशनलिज़म जब स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर अलग अलग मूवमेंट्स लोगों ने शुरू किए। कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge these groups together within one movement, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अलग अलग लोगों को जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको महात्मा गांधी ने इकट्ठा करके एक साथ लाने की कोशिश की। महात्मा गांधी की एक बड़ी फेमस लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यानी वो हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात करते थे। तो महात्मा गांधी का जो ये एफर्ट था, वो जो प्रयास था, वो बेसिकली क्या था, जैसे कि हम जानते हैं वो अपार्थाइड के अगेंस्ट उन्होंने ये एफर्ट अपना शुरू किया था। तो जो कांग्रेस उस समय की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टी उभर कर सामने आई महात्मा गांधी के अंडर, उसका मेन पर्पस था बिना झगड़ों के एक दूसरे को यूनाइट करना। लेकिन बाद में हम देखते हैं जब पार्टीशन हुआ देश का, तो ये एफर्ट्स जो थे उनके वो काफ़ी बिखर गए और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी दुख भी हुआ था। नाउ इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements. तो इसमें हम पढ़ेंगे 1920s से किस तरह से नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट्स ने देश को इकट्ठा करने में बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। इसमें हम आगे देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हेल्प की, किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे नेशनलिज्म से पूरा देश घिर गया नेशनलिज्म की सोच से। अब इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। 1919 में हमने देखा नए नए सोशल ग्रुप्स और नई नई जगहों पर आज़ादी की जो मूवमेंट थी वो पहुंच रही थी और लोग अपने अपने तरीके से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे।
और सभी के लिए आज़ादी का मतलब भी अलग अलग था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे चल के आएगा कि इंडिया में सबके लिए आज़ादी का सेम मतलब नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में एक नई सिचुएशन अराइज हुई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब पहली बार हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था डिफेंस के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े लोन लिए गए थे, जिसके लिए उन लोन्स को चुकाने के लिए, उनका इंटरेस्ट चुकाने के लिए टैक्सेस बढ़ाए जाने ज़रूरी थे। और ख़ास करके जो गुलाम देश थे, जैसे कि इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर गुलाम था, उन देशों से इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वसूल किया जाने की कोशिश की गई। तो इससे लोगों की लाइफ में टैक्सेस जब बढ़ गए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना खर्चा पूरा करना था, वॉर का जो उनका खर्चा था, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए जो गुलाम देश थे, जैसे मैंने बताया ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया, तो वहाँ पर लोगों पे टैक्सेस बढ़ाए गए। लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में उनको जोड़ दिया गया, अपनी आर्मीज़ को का नंबर्स बढ़ाने के लिए। सोल्जर्स को ज़बरदस्ती गांव से लोगों को उठा लिया जाता था और फोर्सली उनको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि उनको ज़बरदस्ती अपने आर्मी में शामिल कर लिया जाता था। इससे जो रूरल एरियाज़ थे, गांव के एरियाज़ थे, उनमें काफ़ी गुस्सा लोगों में भर रहा था, क्योंकि उनके अपने फैमिली के बच्चों को गवर्नमेंट आकर आर्मी में शामिल करने के लिए, मरने के लिए उठा कर ले जाती थी। इसके अलावा पूरे देश में कई जगह पर क्रॉप्स, यानी कि जो फसलें थी, बर्बाद हो रही थी। इससे खाने पीने की बहुत शॉर्टेज हो गई। या जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि खाने पीने की चीज़ों की कमी थी, ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हो रहा था। और इंडिया में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक आ चुका था उस समय। 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो उस दौरान भूख और सूखे की वजह से मारे गए थे। लोगों को ये उम्मीद थी कि वॉर के बाद शायद ये मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस समय क्या हुआ, एक नए लीडर का जन्म हुआ। तो उसे उन लीडर को हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, जो कि पहले एक बैरिस्टर थे, लॉयर थे, जो कि लंदन से पढ़कर आए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने जब देखा अपार्थाइड का सिस्टम, तो उनको काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने वापस इंडिया आकर फ्रीडम का मूवमेंट शुरू किया। अब उन्होंने सबसे पहले जब वो इंडिया वापस आए जनवरी 1915 में, उन्होंने सत्याग्रह वर्ड का मतलब क्या है, सत्य के लिए आग्रह, यानी आस्किंग फॉर ट्रुथ। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में उस रेसिस्ट का मतलब जो कलर, क्रीड के बेस पर फ़र्क करते हैं लोगों में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने ट्रेन में देखा कि उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, ये कहते हुए कि ब्राउन, ब्लैक कलर के लोगों को फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट जो था, उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने एक तरह से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का डिसाइड किया, जिसमें वो बिना फोर्स का यूज़ किए हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाने में विश्वास रखते थे। नाउ तो उनके इस तरीके को उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, आस्किंग फॉर ट्रुथ। यानी जो ऑप्रेसर है, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको नॉन वायलेंस के थ्रू, यानी बिना उससे लड़े हुए, आप लोगों ने इसके ऊपर फिल्म भी देखी होगी, मुन्ना भाई की जो फिल्म थी, जिसमें गांधीगिरी के ऊपर वो टॉपिक लिया गया था, जिसमें ऑप्रेसर यानी कि जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे बिना हाथ उठाए हुए, बिना उससे लड़े हुए, उसको शांति से अपनी बात को मनवाना, उसे समझाना कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और उसे सत्य की राह दिखाना कि सत्य क्या है, कि अत्याचार उसे नहीं करने चाहिए किसी कमज़ोर पर। नाउ तो जब गांधी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया। 1917 में वो चंपारण बिहार में पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जहाँ पर बिहार में चंपारण में एक
ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, यानी कि जो वहाँ के किसान थे उनके ऊपर गवर्नमेंट अपने, जो आप कह सकते हैं उनके ज़मींदार थे, ज़मीनों के मालिक, उनके थ्रू गरीबों पर बहुत अत्याचार कर रही थी, उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था और उन्हें उनकी क्रॉप के बदले में बहुत ही कम पैसा मिलता था, जिससे उनका जीना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उनकी जो खाने पीने की ज़रूरत थी बेसिक, वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर जाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सत्याग्रह शुरू किया। तो इसी के साथ 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो जगह है, वहाँ पर किसानों का साथ देते हुए गवर्नमेंट से ये अपील की, ये डिमांड रखी कि जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, उनसे अभी रेवेन्यू ना लिया जाए, लगान ना लिया जाए। इसके ऊपर भी एक फ़िल्म है आमिर खान की, लगान, बहुत सुपरहिट फिल्म है, लेकिन वो कंसेप्ट अलग है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने किसानों को लगान से बचाने के लिए पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनके साथ एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। 1919 में 1919 में गांधी जी ने पूरे देश में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाने का डिसाइड किया और उसका मेन पर्पस क्या था कि उस समय जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, उस रॉलेट एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस उससे खुश नहीं थे। कांग्रेस यानी कि जो गांधी जी की लीडरशिप में जो लीडर्स थे वो उससे कोई ख़ास खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें एक प्रोविज़न था, वो ये था कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी को भी बिना किसी प्रूफ के, बिना उसको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का मौका दिए हुए, उसे सीधा जेल में डाल सकती थी 2 साल के लिए एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो महात्मा गांधी जो थे वो इस कानून के अगेंस्ट थे और उन्होंने 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू कर दी। इसके लिए पूरे देश में अलग अलग शहरों में रैलीज़ ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर गए। इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, रेलवेज़ में और जो अलग अलग दुकानें थी देश में वो बंद कर दी गई एज अ स्ट्राइक। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. तो ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर रेलवेज़ और टेलीग्राफ बंद हो गए, ठप हो गए, तो ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने जो लोग इस मूवमेंट में शामिल थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनके ऊपर वायलेंस का सहारा लेने का सोचा। लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठाया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोका गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था, यानी शांति से कुछ लोग जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी, डंडे बरसाए। इससे बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस पर लोगों ने गुस्से में आकर अटैक कर दिया। इस बात से गुस्से में, आप कह सकते हैं इसका रिएक्शन के फॉर्म में, ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ के अंडर जनरल डायर एक बहुत ही क्रूर जनरल था जिसको आज तक अमृतसर में जलियांवाला बाग का बहुत बड़ा मुजरिम माना जाता है, एज द कल्प्रिट ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को जब बैसाखी का दिन था, पंजाब अमृतसर में बहुत ही शांति से कुछ लोग जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में जो मेन गुरुद्वारा है उसके पास ही एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पर कुछ लोग बड़ी शांति से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। और कुछ लोग वहाँ पर
बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग शहर के बाहर से आए थे, कुछ गांव से आए थे, उन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता भी नहीं था। जनरल डायर ने क्या किया कि उस समय जो बैसाखी मेला और जो पीसफुल प्रोटेस्ट साथ साथ चल रहे थे, जलियांवाला बाग में एंटर किया और वहाँ का जो एग्ज़िट गेट था उसे बंद कर दिया, यानी बाहर निकलने का जो गेट था उसे बंद कर दिया और सीधा वहाँ पर घुसकर लोगों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। ये बहुत ही इनह्यूमन एक्शन था जनरल डायर का, जिसको पूरी दुनिया में बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। और जब जलियांवाला बाग की खबर पूरे देश में फैली तो लोगों ने सड़कों पे उतरकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, खास करके नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, शहरों में, क्योंकि पंजाब में ये हुआ था तो पंजाब नॉर्थ में पड़ता है, तो वहाँ पर काफ़ी इसका विरोध किया गया। लोगों ने स्ट्राइक्स की, पुलिस से झड़प हुई, लोगों की झगड़े हुए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लोगों ने अटैक किया। गवर्नमेंट ने भी इसके अगेंस्ट लोगों से बहुत ज़्यादा वायलेंस के थ्रू लोगों को टैकल किया। सत्याग्रही जो थे उनको नाक रगड़वाई गई ज़मीन पर, गलियों में उन्हें रेंग कर चलने के लिए फोर्स किया गया और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, साहिब थे, जिन्हें हिंदी में साहिब कहा जाता था, उनके आगे सैल्यूट करने के लिए कहा गया। अब जो लोग थे और जो गांव थे पंजाब गुजरांवाला में, जो कि अब पाकिस्तान में है, उनके ऊपर बॉम्ब गिराए गए। गांधी जी ने जब ये देखा कि किस तरीके से ये वायलेंस बढ़ रहा है तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को वहीं कॉल्ड ऑफ कर दिया। आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे।